पेडागोजी के इस लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रीति आर्या और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिकी एवं वातावरण का प्रभाव। तो बच्चों की जो भी वृद्धि हो रही है और जो भी उनका जो विकास होता है उसमें आपकी हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट है वो कैसे इफ़ेक्ट डालता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब हमारे शरीर की संरचना या फिर जो आकार है, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं वृद्धि। और वृद्धि एक समय तक चलती रहती है, जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। अब ये इसके बारे में जो हम बात करते हैं कि जब हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसकी एक तरह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब हाँ, एक तरह से क्या है, आकार में चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और ये एक लेवल तक होगी, मतलब जब आप में परिपक्वता आ जाती है उसके बाद ये वृद्धि जो होगी वो रुक जाएगी। अगर हम विकास की बात करें कि विकास क्या है, तो जो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या हम कह सकते हैं बौद्धिक, ठीक है, ये जो पक्ष हैं में परिपक्वता आती है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, विकास कह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वृद्धि में हम क्या कह रहे थे कि जो भी एक तरह से जो साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, जो भी संरचना चेंज हो रही है उसको तो हमने बोल दिया वृद्धि। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारी जो मानसिक लेवल जो है हमारा, ठीक है, मेंटल लेवल है या फिर जो सोशल लेवल है, ठीक, अगर ये बढ़ रहा है या बौद्धिक पक्ष हमारे उनमें परिपक्वता आ रही है तो हम क्या कहते हैं, उसे विकास कहते हैं। विकास एक क्रमिक और मंद गति यानी कि धीरी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है कि विकास कैसी है, एक क्रमिक, ठीक है, एक मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। तो ये क्या है, एक तरह से जो बच्चा गर्भावस्था में जब होता है वहाँ से लेके और ये पूरी जीवन भर क्या होती है या जीवन पर्यंत ये चलती रहती है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं। ठीक है, जो विकास का स्वरूप है वो आंतरिक इन्नेट भी होगा और बाह्य भी होगा। और ये क्या है, एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, यह एक निश्चित एक तरह से क्रम है कि आंतरिक इन्नेट में भी मतलब आपका एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और आप बाह्य अगर बात करें तो भी आपका एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये भी यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, परिमाणात्मक होता है और गुणात्मक होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, मतलब अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो भी लेकिन विकास होते ही रहेगा। कैसे, क्योंकि देखो कुछ व्यक्तियों का क्या होता है, जो उनका एक तरह से आकार है या फिर हम कह सकते हैं उनकी हाइट है या उनका वेट है वो नहीं बढ़ता, लेकिन उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो उनका सामाजिक विकास है, उनका जो नैतिक विकास है या हम कह सकते हैं उनका जो बौद्धिक विकास है, ये क्या हो रहा है, एक तरह से बढ़ता है। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है वृद्धि में। ठीक है, तो वृद्धि अगर नहीं भी होती है तो विकास क्या कहता है, चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, वृद्धि की अगर बात करें, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। कैसे होता है, बाह्य होता है इसका स्वरूप। और वृद्धि जो होती है वो केवल और केवल क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। ये क्या क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। अब आते हैं शैशव अवस्था। अब देखो शैशव अवस्था क्या है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले तो ये कब से कब तक होती है। तो ये होती है आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, तो बच्चा जब पैदा होता है उससे 2 वर्ष तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं शैशव अवस्था।
इस अवस्था में बच्चा अपनी जो उसकी संवेदी इंद्रियां, इनके जो सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, उसके सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है। तो दूसरा देखो, पहला क्वेश्चन कि शैशव अवस्था कब से कब तक है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरा है इसमें कि जो बच्चा है वो अपनी क्या है, संवेदी जो सेंसरी जो आपका ऑर्गन है उनके सहारे, ठीक, वस्तु के बारे में समझता है। और इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस करना सीखता है। दूसरा क्वेश्चन कि बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस कब सीखता है, ठीक है, तो वो शैशव अवस्था में सीखता है। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विकास शुरू हो जाता है, ठीक। और जो बाल्यावस्था है उसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। बच्चा एक तरह से क्या हो जाता है, सामाजिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये था बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। अब आते हैं एडोलसेंस या किशोरावस्था। तो ये हम सबको पता है कि जो जीवन की सबसे जटिल अवस्था है, और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, तूफान की अवस्था या तूफान अवस्था भी इसको कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में जो होता है वो सुंदरता के जो भाव हैं एक तरह से, ठीक है, कि कौन सुंदर दिख रहा है, अच्छा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आना इसमें शुरू हो जाता है, किसमें, एडोलसेंस में। फिर आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था ये क्या है, 18 से लेके 60 वर्ष तक, ठीक है, 18 से लेके 60 वर्ष तक। इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक व तार्किक गुणों में महारत, अब कौन से गुणों में महारत हासिल कर लेता है, तो औपचारिक और तार्किक गुणों में महारत एक तरह से वो हासिल कर लेता है। वह एक एक तथ्य के आधार पर सोचता है, वो अलग अलग जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर वो सोचना शुरू कर देता है। फिर आती है आपकी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या है, इसको हम ओल्ड एज कह रहे हैं, और ये 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो होते हैं उनको हम ओल्ड एज में लेके आते हैं या फिर वृद्धावस्था में बोलते हैं उनको। और इस अवस्था में हम परिपक्वता के आखिरी पड़ाव में होते हैं, ठीक है, कौन से आखिरी पड़ाव में, तो परिपक्वता के आखिरी पड़ाव में हम वृद्धावस्था में होते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि विकास के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के प्रकार उसमें पाए जाते हैं। देखो, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे है 5 प्रकार के, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, नेक्स्ट आता है क्रियात्मक, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो ये अलग अलग विकास के प्रकार हैं, ठीक है, जो कि मेंटल लेवल है, जो मेन है आपके, ठीक है, शारीरिक है और क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मानसिक विकास। तो देखो, मानसिक विकास जो है, जब हमारे मस्तिष्क में, जब हमारा जो माइंड है उसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है अगर वो बढ़ जाए, ठीक, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, मानसिक विकास कह रहे हैं। और इसमें जो बौद्धिक या जो ज्ञानात्मक और जो संज्ञानात्मक विकास है, विकास भी बोल सकते हैं इसको हम, कि ये जो हमारा मेंटल लेवल है एक तरह से और अच्छा हो रहा है। हम कुछ नैतिक चीज़ें भी सीख सकते हैं, ठीक है, बौद्धिक, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक से रिलेटेड हम चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मानसिक विकास। मानसिक विकास में हम अलग अलग जो ये विभिन्न निम्नलिखित जो क्षमताएं हैं उनको लेके चलते हैं। अब कौन कौन सी ये क्षमताएं हैं, देखो, बौद्धिक से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें है पहला समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड आता है आपका प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है कल्पना या इमेजिनेशन करना किसी चीज़ को, चिंतन या थिंकिंग करना, स्मृति, मेमोरी, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रत्यय, कंसेप्ट, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और तर्क, लॉजिक। तो ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से अलग अलग मानसिक जो विकास है उसमें अलग अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक है। तो ये क्षमताएं जो हैं ये हमने डिस्कस करी, ठीक है, कि समस्या समाधान करना है या मेमोरी की बात करनी है या भाषा विकास करना है, तो ये सारे के सारे एक तरह से क्या है, क्षमताएं हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, शारीरिक विकास पे आते हैं। शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है कि जो बच्चे हैं, बच्चों में उम्र के अनुसार उनका शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, तंत्रिका तंत्र, दांत, मांसपेशियां या समुचित जो विकास होता है, ठीक है, समुचित विकास से यहाँ पे एक तरह से इसको रिलेट कर रहे हैं कि हर चीज़, ठीक है, सामाजिक मतलब शारीरिक आकार, आपका अनुपात, ये सारा का सारा एक तरह से उसका विकास हो रहा है। शारीरिक विकास की जो गति है वो विभिन्न प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास क्या है, देखो क्रियात्मक मतलब क्रिया से ही समझ में आ रहा है, कुछ काम करने वाले। तो जो मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों की जो समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना, मतलब एक तरह से सारे ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे मांसपेशियां अलग काम कर रही हैं, तंत्रिकाएं हो गई, तंत्रिका जो केंद्र, तो ये सारे के सारे एक तरह से क्या कर रहे हैं, शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना, ठीक है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। जब बच्चे की काम करने की जो क्षमता होती है का विकास हो जाता है, अगर बच्चे की कोई काम करने की क्षमता है उसका विकास हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, एक तरह से क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब आता है सामाजिक। तो सामाजिक विकास में हमें पता है कि जब कोई भी बच्चा है वो अपने वातावरण के साथ क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा और एडजस्टमेंट करना सीखेगा, उसे सामाजिक विकास कहते हैं। और इस वातावरण में उसके जो दोस्त होते हैं या जो उसके परिवार होता है, उसका पड़ोसी होते हैं, ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। सामाजिक विकास से बच्चे के अंदर भाव और संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं सामाजिक विकास से, ठीक है। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक विकास। अब नाम से ही पता चल रहा है, संवेग जो है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है, ठीक है। संवेग क्या है, एक तरह से जो कोई भी व्यक्ति है वो अगर उत्तेजित हो रहा है तो उसी का जो दूसरा नाम है, इस अवस्था का दूसरा नाम है ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संवेगों की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, करुणा, आश्चर्य आदि प्रमुख संवेग हैं। जब बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू करता है तो उसमें संवेगों का विकास हो चुका होता है। अब जब कोई भी बच्चा है, अगर वो क्या करेगा, अपने उसके जो इमोशंस हैं, ठीक है, उनको वो अगर मतलब प्रदर्शित करना सीख गया, यानी कि जो बाहर किसी के सामने वो रखना सीख गया उनमें, तो ये एक तरह से संवेगों का विकास होता है। नेक्स्ट आता है भाषा विकास। अब भाषा विकास की अगर हम बात करें, जब कोई भी बच्चा है वो जब अपनी उसके जो हाव भाव हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है, उनको अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त करता है तो उसे ही भाषा विकास कहते हैं। इसमें बच्चा ध्वनि के सूक्ष्म अंतर, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि के बारे में जानता है। वह वाक्य की अर्थविन्यास और वाक्य विन्यास का प्रयोग करना भी सीखता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अर्थविन्यास और जो वाक्य विन्यास होते हैं इनके बारे में यहाँ पे वो सीखता है। अब आता है वंशानुक्रम और वातावरण। तो देखो वंशानुक्रम और वातावरण क्या है। जब बच्चे हैं, बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ही बड़ा महत्व है, यह हम सभी को पता है, ठीक है। कि क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम एक तरह से जो आपका जो हेरिडिटी है वो, और जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, बच्चों के विकास पे। क्योंकि क्या हो रहा है, जो वंशानुक्रम के द्वारा हमारी संरचना बनती है तथा जीवित रहने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं वंशानुक्रम की, कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे, अर्थात जन्म से पहले 9 मास पहले, ठीक है। तो वंशानुक्रम का मतलब क्या कह रहा है कि ये इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे कारक आते हैं जो कि जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे। मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो तभी से एक तरह से ये वंशानुक्रम क्या है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, उसके बाद ही बच्चा एक तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक। वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं
जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। माता पिता की जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं जो होती हैं उनका का संतानों में जो हस्तांतरण हो रहा है, मतलब बच्चों में क्या हो रहा है, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक तरह से किस में आ रहे हैं, जो उनके चाइल्ड हैं या बच्चे जो हैं उनमें आ रहे हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों की में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। अब जो पेरेंट्स हैं उनकी आप कह सकते हो जो उनकी शारीरिक है, जैसे आप कह सकते हो हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़, एवं मानसिक जो मेंटल जो उनकी विशेषताएं हैं उनको क्या किस में आप क्या रहे हैं, वो बच्चों में जाते हैं। वंशानुक्रम माता पिता द्वारा संतानों को एक तरह से जो जैविकी है, ठीक है, जो जैविकी या जो मनोवैज्ञानिक है विशेषताओं के हस्तांतरण को सूचित करता है। ये बताता है एक तरह से कि जो वंशानुक्रम है उसमें क्या है, माता पिता द्वारा जो संतानें हैं उनको एक तरह से जैविकी और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के हस्तांतरण को सूचित करता है। वंशानुक्रम का महत्व आखिर है क्या, ठीक है। तो अगर हम बात करें वंशानुक्रम के महत्व की, तो वंशानुक्रम से व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। वंशानुक्रम जो है उससे व्यक्तियों में क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो टीचर होगा वो क्या करेगा, अपनी शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन करता है, अपनी कैसे उसको अपनी शिक्षा की प्रोसेस करनी है आगे, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे टीचर करता है। नेक्स्ट आता है कि वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जो जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है कि बच्चों में क्या क्या जन्मजात क्षमताएं हैं उनके बारे में पता चलता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्य में सहायक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वंशानुक्रम के कारण ही बच्चे में लिंग भेद पाया जाता है, ठीक है। जो वंशानुक्रम के कारण ही जो बच्चे हैं उनमें क्या एक तरह से मेल है या फीमेल है, इस तरह से हम भेद कर सकते हैं। किसकी वजह से है ये, वंशानुक्रम की वजह से ही ये है। और लड़के और लड़कियों में विषयों को लेकर क्षमता कम या अधिक होती है, ये बात यहाँ पर पूछी है। तो अध्यापक उनके अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, ठीक। एक तो इन्होंने बोला कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो जो अध्यापक है उसके अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था कर सकता है। वंशानुक्रम से ही शरीर की जो संरचना होती है, ठीक है। वंशानुक्रम से ही जो हमारी बॉडी का जो एक तरह से जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन किसकी वजह से है, वंशानुक्रम की वजह से। फिर आते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भिन्नता का सिद्धांत। अब देखो भिन्नता का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। ये कहता है कि जो भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। हमें भी पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं होते हैं, तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्न पाए जाने का कारण माता पिता के जो बीज कोश हैं उनमें उनकी विशिष्टताएं कि अलग अलग जो होते हैं कि किस तरीके से ये आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे हैं उनमें हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ भिन्नताएं पाई जाती हैं, और भिन्न पाए जाने का कारण माता पिता के जो बीज कोश हैं उनकी विशिष्टताएं हैं। नेक्स्ट आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगर हम बात करें प्रत्यागमन का सिद्धांत, तो सोरेन के अनुसार जो तीव्र बुद्धि वाले जो माँ बाप होंगे, ठीक है, जो पेरेंट्स तीव्र बुद्धि वाले होंगे और उनके जो बच्चे हैं वो कम बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि बच्चे जो हैं वो क्या हुए, कम बुद्धि वाले हो गए, ठीक है, कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बीच मंद बुद्धि है, तो प्रत्यागमन कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यागमन कहते हैं। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही एक तरह से प्रत्यागमन है, ठीक है। तो अलग अलग जो गुण, जो कैरेक्टर्स जो उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उसी को हम प्रत्यागमन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। शुद्ध गुण होते हैं उनकी ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। माता पिता से जो संतानें होती हैं सदा शुद्ध गुणों को ही
अर्जित करती हैं। ठीक, किनको अर्जित कर रही हैं? जो शुद्ध गुण होंगे उन्हीं को ये अर्जित करेंगे। जैसे कि अगर पेरेंट्स में से कोई भी, अगर कोई सांवला है और एक एकदम काला है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे जो सांवला है वो डोमिनेट नहीं करेगा, जबकि कौन करेगा? काला रंग, क्योंकि ये काला रंग जो है एक तरह से शुद्ध होता है। काला है तो बच्चा काला होने की संभावना, ठीक, ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तरह से वो क्या है, बिल्कुल कोई मिक्सचर नहीं है, एकदम प्योर है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यदि माँ बाप में से किसी का भी रंग सांवला है और दूसरी तरफ किसी का भी रंग काला है तो बच्चा काला होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि काली रंग जो होते हैं एक तरह से शुद्ध दिखाई देता है और सांवले रंग में भ्रांति मिलती है, क्योंकि उसमें काला और सफ़ेद मिक्स है ना। ठीक, तो यहाँ पे वो मिक्सचर की बात नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सा शुद्ध है। तो जो ब्लैक कलर है वो एक तरह से शुद्ध होगा, और हो सकता है कि क्या हो कि जैसे ही वो, मतलब जैसे शुद्ध, ये तो शुद्ध है, ठीक है, और सांवला रंग जो है वो मिक्स्ड है, तो शुद्ध वाला यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। चौथा है आपका बीजमैन का सिद्धांत तथा सेल विज्ञान। ठीक, तो बीजमैन का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार जो जर्म प्लाज्म है, जिसको हम जनित्र द्रव कह रहे हैं, तो जो जर्म प्लाज्म है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित होता है और इसमें निरंतरता होती है। यही कारण है कि इसे कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जो बीजमैन ने दी है इसको हम कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस जर्म प्लाज्म थ्योरी इसको बोलते हैं। आगे आते हैं फिफ्थ में। गार्टन ने क्या बोला है कि गार्टन के अध्ययन के अनुसार बच्चे में कोई भी लक्षण केवल सिर्फ माता पिता से नहीं आता, बल्कि जो उनके दादा दादी हैं उनसे भी एक तरह से स्थानांतरित होते हैं। जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी हस्तांतरण होते हैं, अगर मान लो पिछली पीढ़ी यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके भी पेरेंट्स की अगर हम बात करें, और ये क्या है कि गुण पिछली पीढ़ी से भी स्थानांतरित होते हैं, तो वह जीव सांख्यिकी या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। फिर आते हैं मेंडल के सिद्धांत। ये हमने देखो बायो में भी बहुत पढ़े होते हैं कि मेंडल के मेन सिद्धांत एक तरह से हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ विशेषताएं प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट दिखाई देती हैं, परंतु कुछ नहीं। तो कुछ जो विशेषताएं हैं वो तो डायरेक्ट दिख रही हैं और कुछ जो है वो डायरेक्ट नहीं दिखती हैं। और जो शुद्ध युग्मक होते हैं यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है, का विशेष या उनका जो वियोग है वो होता है जिसके कारण इकाई तथा अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। तो इसमें एक तरह से अपना अस्तित्व हमें क्या रखना होता है, कायम रखना होता है। फिर आते हैं डार्विन के सिद्धांत पे। तो डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चे में नए गुण पैदा करना। तो डार्विन के अनुसार जो वंश परंपरा है उसमें परिवर्तन और बच्चे में नए गुणों का पैदा करना इसका मकसद है एक तरह से। ठीक है, डार्विन का जो सिद्धांत है उनकी बहुत मेन बात है ये। नेक्स्ट आता है वातावरण के अनुसार बच्चा संघर्ष करता है। अब जैसा वातावरण होगा बच्चा उसी तरीके से संघर्ष करेगा और संघर्ष करते करते वह योग्य बन जाता है। अब उसके बाद देखो दोस्तों क्या होता है, जो बच्चा है वो संघर्ष करेगा और उसके बाद वो योग्य बन जाएगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कोई चीज़ की कर रहा है तो वो क्या करेगा, बाद में एकदम उसमें योग्य बन जाता है। इनके अनुसार हर पीढ़ी में अंतर आते हैं। अब हमें पता है कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, इससे नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे जाएंगे, तो ये सब क्या है एक तरह से अलग अलग होते हैं, अंतर आते हैं और अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पीढ़ी जो होती है वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत विकास सिद्धांत है। ये कैसा सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत है। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि जो मन, शक्ति अथवा आंतरिक प्रेरणा का अस्तित्व तथा प्राणी में वंश परंपरागत गुण, ठीक, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि क्या उनका अस्तित्व क्या है, उनका वंश परंपरागत गुण कैसा है। ठीक,
अर्जित जो विशेष विषमताएं हैं, जो भी अर्जित करी हुई हैं, का बच्चे तक संचार कैसे हो। हाँ, क्योंकि हर कोई क्या हो रहा है, अर्जित जो विषमताएं हैं, ठीक है, उसमें बच्चे तक कैसे संचार होगा, इस तरीके को इसको हम देखेंगे। वातावरण से अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का आवरण, हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं को वातावरण कहते हैं। ठीक, अब आता है वातावरण के प्रकार। तो मेनली दो टाइप के प्रकार हैं, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है आपका बाह्य वातावरण। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण की, कि ये क्या है। लैमार्क, अच्छा, हम देखो बात कर रहे हैं कि आंतरिक और बाह्य वातावरण कैसा है। तो अगर हम बात करें कि आंतरिक वातावरण से तात्पर्य जन्म से पहले वातावरण से है, जो कि सामान्यतया उसको जो 9 मंथ जब वो माँ की अपने गर्भ में रहेगा, तो जो उसको वातावरण मिल रहा है, उसी को हम एक तरह से क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आंतरिक वातावरण। ठीक है, गर्भावस्था की स्थितियों से है। और गर्भावस्था में जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, तो आंतरिक तत्व उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आंतरिक तत्व उसको प्रभावित करेंगे। अगर हम बात करें बाह्य वातावरण, जन्म के बाद चारों तरफ का जो आवरण होता है उसको ही हम एक तरह से बाह्य वातावरण वो कहलाता है। इस वातावरण में सभी कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, जो बाह्य वातावरण है उसके टाइप्स हैं 3, एक है भौतिक, सामाजिक और मानसिक। ठीक, नेक्स्ट है बच्चे पर वातावरण का प्रभाव आखिर क्या पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है शारीरिक प्रभाव। ठीक है, शारीरिक विकास का प्रभाव, कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, उसका विकास कैसे हो रहा है। दूसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, यानी कि जो प्रजाति है, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसका प्रभाव यहाँ पे रहेगा। तीसरा आता है मानसिक विकास पर प्रभाव, जो मानसिक विकास है उस पर भी वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। बुद्धि पर भी प्रभाव इसका पड़ता है, और व्यक्तित्व, इसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर भी एक तरह से क्या हो रहा है, आपका प्रभाव पड़ रहा है। जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव, क्योंकि वो एक बच्चा, मतलब दोनों जो है वो ट्विंस भी हैं, अगर वो सेम नहीं हो सकते। बालक पर बहुमुखी प्रयास, बार बार हम उस पर किसी पर प्रयास करें तो बहुमुखी प्रयास। देखो, आंतरिक ये हो गया, बाह्य हो गया। ठीक है, बच्चों पर वातावरण का प्रभाव। अब आता है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, अब बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो वंशानुक्रम है यहाँ पे, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, मतलब कौन प्रजाति कहाँ पे निवास कर रही है, ठीक है, और कितने ज़्यादा उसमें से इंडेंजर्ड होते हैं और कितने ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी बातें प्रजाति की श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। सेकेंड है आपका सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, जो समाज की जो स्थिति है उस पर प्रभाव। तीसरा है मूल शक्तियों पर प्रभाव। अब मूल शक्तियाँ कैसी हैं, उन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। फिर है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र एवं महानता पर प्रभाव, और 7th आता है प्रकृति और पोषण का संबंध, कि प्रकृति का और जो पोषण है उसका संबंध कैसा है। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों पर वातावरण का प्रभाव कैसे क्या पड़ता है, और बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अलग अलग पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और होप यू गाइज एंजॉइंग। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।